हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडेंसेशन। जी हाँ, जिसको हम संघनन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसेशन होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे करते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपकी चैप्टर से काफी ज्यादा अपडेट है। जी हाँ, हमारे अब तक के जितने भी क्लास 9 के पहले चैप्टर की जितने भी वीडियोज हैं वो पूरी तरह से आपके क्लास 9 से अपडेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कभी भी किताब अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि अगर हम कंडेंसेशन के बारे में ही पढ़ लेते हैं किताबों में तो सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि अगर हम किसी लिक्विड को सॉरी अगर हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो यही है कंडेंसेशन। इसके लिए कुछ बकवास थी। जी हाँ, एग्जाम्पल दिए होते हैं कि बारिश का होना। लेकिन एक बार बताओ अपने दिमाग से सोचकर, बारिश का होना क्योंकि वो बादल है, बादल गैस में है, समझ सकते हैं। ठीक है, बादल से पानी बरसता है। क्यों? क्योंकि बादल गैस से है। गैस जब ठंडी होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड में चेंज होता है और बारिश होती है। समझ में आ गया? लेकिन ये इससे हमारा क्या फायदा? वो तो नेचुरल तौर पर हो रहा है ना। हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कभी ये जानते हो? हाँ, इसके लिए एक प्रोसेस दे देता है डिस्टिलेशन। पानी को उबाल कर दोबारा ठंडा करके पानी साफ करना। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं देता है ना? दिमाग खुला? कुछ नहीं खुला। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिलेबस है बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो नई हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से अपडेट वर्जन है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसको अपडेट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं बुक्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम जानते हैं कि सॉलिड को किसी लिक्विड में बदलने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो सिंबल बनाए हैं लिक्विड जैसा, हाँ ट्रायंगल जैसा, इसको डेल्टा कहते हैं। क्या? डेल्टा। इसका मतलब होता है टेम्परेचर। डेल्टा, कहीं पर डेल्टा का सिंबल बना हो तो आप समझ जाओ वहां टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पर क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। समझ जाओगे? बहुत अच्छे। यहाँ पर माइनस का लगा है, मतलब टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। अगर हम किसी गैस सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, है ना, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हम गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो टेम्परेचर हमें कम करना पड़ता है। जी हाँ, टेम्परेचर हमें कम करना पड़ता है। अब हम इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने सॉलिड से गैस का बनना, सॉलिड से लिक्विड का बदलना, ये सारे प्रोसेस पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है और कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत क्या है? गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत क्या है? देखो, इसका इस्तेमाल स्पेशली कूलिंग के लिए किया जाता है। अब वो कैसे? हमने पिछली वीडियो में सब्लिमेशन वाले में पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड में बदलने की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस में है, गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी आसानी से पहली बार बदल जाता है, इसको बदलना आसान होता है। दूसरी बात ये होती है उसको गैस से सॉलिड में बदलने से उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। उससे हम किसी चीज को काफी हद तक ठंडा कर सकते हैं। कितना? -50 -56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -56 डिग्री सेल्सियस। किससे? ड्राई आइस से। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? इसको अगर हम गैस से सॉलिड में बदल देते हैं तो क्या होता है, इससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी निकल जाने की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए ड्राई आइस से -56 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है किसी चीज को। अब बात आ गई, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा केमिकल है जो -56 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा मतलब फ्रीज नहीं हो रहा है, तो हमको उसको फ्रीज करने के लिए, हाँ, उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, तो हमें किसी और केमिकल की, किसी और गैस की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम कंडेंसेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे? अब हमने क्या किया, मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है चारों तरफ। तो ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर दें, क्या लिक्विड में चेंज कर दें, तो हमें कितना ठंडा मिलेगा? क्योंकि अब देखो, ऑक्सीजन को हम सॉलिड में क्यों चेंज नहीं करते ये भी बताएंगे। पहली बात, ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विड में चेंज कर दें तो ये लगभग क्या, लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये माइनस, ठीक है, ये -183 डिग्री सेल्सियस तक किसी चीज को ठंडा कर सकता है। क्या? हाँ, -83 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। क्या? लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड।
लिक्विड ऑक्सीजन। अगर हम नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में बदल देते हैं, गैस से लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, याद रखो गैस के लिखने के लिए हाँ N2 लिख लेना, ठीक है, तभी पता चलेगा कि वो गैस है। सिर्फ N मत लिखना, N क्या है उसका सिंबल है, ठीक है, गैस के लिए N2 लिखा जाता है, O2, ठीक है, ये गैस लिखने का सिंबल है, ठीक है। तो लिक्विड अगर नाइट्रोजन को ठंडा कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, तो ये लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तक किसी चीज को ठंडा कर सकता है। मतलब अगर ऑक्सीजन से काम ना हुआ तो हम तब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का। देखिए ये प्रोसेस किस तरह से संभव है, कंडेंसेशन में। अब हम किसी ऑक्सीजन को ठंडा कैसे करेंगे, जैसा कि हमने बताया इसके लिए दो प्यारे मेथड है। पहली बात, हम उसको ठंडा कर सकते हैं टेम्परेचर कम करके, ठीक है। दूसरा है प्रेशर से। अब प्रेशर से कैसे, प्रेशर की मदद से हम जानते हैं कि वो गैस में कब है, जब उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना। अब गैस की काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालना हो तो एक तो हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्रेस करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती है उसे कंप्रेसर कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल प्यारा सा आपके फ्रिज के पीछे देख लो, फ्रिज के पीछे एक काला सा कंप्रेसर लगा होगा। ये क्या करता है, फ्रिज में जो गैस बनी होती है, ठीक है, उसको दोबारा ये कंप्रेस करके लिक्विड में बदल देता है, ताकि दोबारा ये लिक्विड क्या हो, आसानी से गैस में बदले और वो फ्रिज को ठंडा कर सके। इसके बारे में बताएंगे, चलिए पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंप्रेसर का। अब कंप्रेसर से अगर हम ऑक्सीजन गैस को लिक्विड में बदल देते हैं तो इससे -83 डिग्री सेल्सियस तक हम ठंडा कर सकते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन का यूज ना हुआ वहां पर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा, लिक्विड नाइट्रोजन। अब बात आ गई, तो इसको अगर हम सॉलिड में बदल दे तो देखो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है। सॉलिड में इस्तेमाल करने के लिए उसकी कॉस्ट काफी अधिक हो जाती है या वो काफी असुरक्षित और डेंजरस हो जाता है। क्यों, पहली बात, इसको सॉलिड में बदलने के लिए काफी ज्यादा बड़े कंप्रेसर की जरूरत होगी, काफी ज्यादा पावरफुल कंप्रेसर की जरूरत होगी, है ना। और ये काफी डेंजरस भी हो सकता है और बहुत ज्यादा महंगा भी। तो ऐसे में अगर किसी चीज को लिक्विड फॉर्म में बदलने से हमारा काम चल जाता है तो सॉलिड में बदलने का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड में बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये बड़ी आसानी से लगभग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो जाता है ये हमारा काम, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका सबसे पहला काम आप जान गए हो, किसका, कंडेंसेशन का, इसलिए गैसों को ठंडा करने के लिए। अब दूसरा होता है कूलिंग के लिए। जी हाँ, चलिए आप रेफ्रिजरेटर के बारे में भी जान जाते हैं। हमने देखा होगा अपने फ्रिज में, हाँ, फ्रिज में एक कॉइल बाहर की ओर लगी होती है ना। फ्रिज के अगर पीछे का हिस्सा देखें तो नीचे एक कंप्रेसर लगा होगा यहाँ पर, कंप्रेसर से पाइप गई होगी बाहर की ओर इस तरह से, है ना। फ्रिज में असल में करता क्या है, फ्रिज में एक प्रकार की गैस होती है, क्या, आइसोब्यूटेन। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर, क्यों, एक तो ये काफी डेंजरस है ना। क्यों, क्योंकि फ्रिज का कंप्रेसर इतना मजबूत नहीं होता है, तो हमें कोई लो क्वालिटी, कोई ऐसा कूलेंट इस्तेमाल करना होगा जो आसानी से हमारा जो ये प्यारा सा कंप्रेसर है छोटा वाला, ये आसानी से उसको क्या कर सके, कंप्रेस कर सके। तो इसके लिए हम आइसोब्यूटेन केमिकल, आइसोब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, ये जो कंप्रेसर होता है आइसोब्यूटेन को आसानी से लिक्विड में बदल देता है। अब लिक्विड में बदलने से फायदा क्या है, इससे हम किसी चीज को ठंडा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो कैसे, अब यहाँ पर हम जानते हैं सिर्फ इसी से। देखो अगर हम किसी चीज को गैस को अगर हम ठंडा करते हैं, सॉरी लिक्विड में चेंज करते हैं कंप्रेसर की मदद से, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी देता है, बहुत तेजी से एनर्जी उसमें से निकलती है, गर्मी निकलती है। अब क्योंकि कंप्रेसर क्या किया, गैस जो अंदर फ्रीजर से, जो फ्रीजर में भी पाइपें होती है ना, फ्रीजर में से जो पाइपें होती है वो सीधे आकर क्या होता है, कंप्रेसर में लगी होती है। अब कंप्रेसर क्या होता है, अब फ्रीजर में जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके लिक्विड में बदल देता है। अब लिक्विड को वो ऊपर पंप कर देता है। अब लिक्विड जब ऊपर यहाँ पर पंप होती है लिक्विड स्टेप पे, तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। अब उस गर्मी को निकालने के लिए क्या होता है, फ्रीजर के बाहर की तरफ काले रंग की ट्यूब लगी होती है ना। ये समझ लो एक तरह का रेडिएटर का काम करता है, जिससे क्या होता है, बहुत तेजी से उस लिक्विड की गर्मी निकल जाए। अब लिक्विड की जब गर्मी निकल जाती है तो इसके लास्ट में एक तरह का एक प्रेशर चेंजर लगा होता है। अब प्रेशर चेंजर का काम क्या है, अब क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट में वो जो आइसोब्यूटेन है लिक्विड में है, वो यहाँ पर अगर झटके से उसका प्रेशर, एक तो गर्मी उसकी निकल गई, दूसरी बात झटके से अगर उसका प्रेशर में बदलाव होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से लिक्विड से गैस में बदलती है।
इसीलिए आपने बड़ी अजीब सी आवाज, हवा बहने की आवाज थोड़ी सी सुनी होगी कभी, ध्यान से अगर सुने होगे तो, है ना। वो क्या होता है, उसमें जो भी आइसोब्यूटेन गैस होती है वो बहुत तेजी से लिक्विड से गैस में बदल जाती है। और गैस में बदलने से, हाँ, गैस में बदलने से क्या होता है, वो जो गैस होती है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। अब वो कैसे, क्योंकि लिक्विड से अगर लिक्विड से कोई चीज अगर गैस में बदलती है तो क्या होता है, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में बदलती है तो उसको एनर्जी चाहता है क्या। हाँ, कोई चीज अगर लिक्विड से गैस में चेंज होती है तो उसको एनर्जी चाहता है, हीट चाहता है। अब इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब लाइन को, यहाँ पे जो ट्यूब होती है उसको अंदर फ्रीजर के अंदर घुमा देते हैं, जिसके वजह से फ्रीजर के अंदर जो भी चीज रखा गया है, ठीक है, हमारे फ्रिज के अंदर जो भी चीज रखा गया है, जो मान लो सब्जियां हैं, तो हमारा देखो, अब इसको जो लिक्विड है उसको गैस में चेंज होना है। प्रेशर चेंज होने की वजह से वो बहुत तेजी से गैस में चेंज होगा, लेकिन गैस में तभी चेंज होगा जब उसको हीट मिले। अब हीट कहाँ मिलेगा फ्रीजर के अंदर, जो भी चीजें फ्रीजर के अंदर रखी गई होंगी उसी से वो हीट लेगा। मान लो हमने सब्जी रख दिया, गर्मा गर्म दूध रख दिया, तो ऐसे में दूध तो गर्म है, अब दूध से ये हीट बहुत तेजी से लेगा। अब दूध से हीट लेने की वजह से ये जो लिक्विड होगा, आइसोब्यूटेन लिक्विड, ये क्या होगा, ये गैस में चेंज होगा। अब गैस में तभी चेंज होगा, समझ में आया। अब ये गैस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है कहाँ से, जब ये हीट ले रहा है। अब हीट लेते लेते हमारे जो दूध, अंदर दूध या सब्जियां रखी हैं, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब समझ में आया फ्रीजर कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपल सी वही थ्योरी, सॉलिड लिक्विड गैस वाली, है कि नहीं, इस्तेमाल होती है। बस देखो यहाँ पर जो चेंजर लगा होता है, ठीक है, ये सब उसी का कमाल होता है। अब चेंजर क्या करता है, जब उसको गैस में बदलता है तो ये बहुत तेजी से हीट को लेता है। अब जितनी भी फ्रीजर के अंदर गर्म चीजें रखी हैं, उसका टेम्परेचर भले हमें महसूस ना, हमें वो छूने में ठंडी लगे, लेकिन फिर भी वो गर्म होती है फ्रीजर के हिसाब से, तो इसीलिए वो बहुत तेजी से उनसे हीट ले लेता है, जो थोड़ी बहुत भी हीट है उसके अंदर वो ले लेता है। अब फ्रीजर में जब हीट ले लेने की वजह से फ्रीजर में रखी हुई सभी चीजें ठंडी हो जाती हैं। अब फिर जो जो पूरी गैस होती है, वो पूरी गैस फ्रीजर के अंदर होते हुए ये सारी पाइप के अंदर से होते हुए वो दोबारा कंप्रेसर में चला जाता है लास्ट में। अब क्योंकि पूरी जो आइसोब्यूटेन गैस है वो इतनी लंबी पाइप से होते हुए वो दोबारा क्या होता है, कंप्रेसर में पहुंच जाता है, गैस में चेंज होगा। अब कंप्रेसर दोबारा उसको कंप्रेस कर देता है। इसीलिए जो इन्वर्टर वाली फ्रिज आपके घर में अगर लगी होगी, कभी ध्यान दो, वो कभी अचानक से चालू होता है फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सारी ब्यूटेन गैस को, आइसोब्यूटेन गैस को क्या करता है, लिक्विड में चेंज कर दिया होता है। फिर उसके बाद अचानक से हवा चलने जैसी अजीब सी आवाज आती है ना, जैसे उसके अंदर कुछ हवा भर रहा हो फ्रिज के अंदर। फिर उसके बाद कुछ समय बाद दोबारा उसका जो कंप्रेसर होता है दोबारा चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब पूरी ब्यूटेन जो गैस होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो गैस में चेंज हो चुकी है ना। फिर क्या होता है, हमारा जो ये कंप्रेसर होता है फिर दोबारा चालू हो जाता है। इसी तरह से ये बिजली बचाने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम जान गए हैं ये जो प्रोसेस है क्या, ये गैस को लिक्विड में, लिक्विड को दोबारा गैस में बदलने का। देखो यहाँ पर हम इसको कंडेंसेशन के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ करना क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदलने का। क्या, हाँ, सिर्फ हमें गैस पर काम करना पड़ता है उसको लिक्विड में चेंज करने का। लिक्विड तो गैस में अपने आप चेंज होता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हो गया है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो अपने आप काम हो जाता है उसका, ठीक है। अब सिर्फ फ्रिज में इस्तेमाल होता है, नहीं नहीं नहीं, हमारे एसी में भी इसका इस्तेमाल होता है। एसी में आपने देखे हो, आप देखे होंगे, हाँ, एसी में क्या होता है, एक डिब्बा सा अंदर लगा होता है और एक बाहर, हाँ, एक बाहर लगा होता है, विंडो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर फैन लगा होता है और यहीं पर कंप्रेसर होता है। अब कंप्रेसर क्या करता है, इसके अंदर जो केमिकल, जो कूलेंट भरा होता है, ठीक है, इसके अंदर जो कूलेंट भरा होता है उसको कंप्रेस करके यहाँ पर भेजने, अंदर एसी में जो रूम के अंदर लगा होता है उसमें भेजने का काम करता है। अब बाकी जो कूलेंट होता है वो गैस स्टेट में जब यहाँ पर आता है, उससे जो भी हवाएं टकराती हैं, हवा में जो भी गर्मी है वो गर्मी को बहुत तेजी से अपने अंदर ले लेता है। क्यों, क्योंकि उसको लिक्विड से गैस में बदलना होता है। क्या, लिक्विड से गैस में बदलना होता है, वो तो अपने लिए काम करना होता है ना, लेकिन इससे हमारा भी फायदा हो जाता है, हमारे कमरे का जो तापमान है, जो टेम्परेचर, वो भी कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कंडेंसेशन का इस्तेमाल किस तरह से एयर कंडीशनिंग, एसी के लिए भी होता है। अब इसका एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल सिर्फ यहीं पर हुआ नहीं, आप देखो किसानों के लिए जो बीज घर बनाए जाते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज
बनाए जाते हैं उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये कंप्रेसर क्या करते हैं, वही काम करते हैं कंप्रेस करने का। अब अंतर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम आइसोब्यूटेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर लिक्विड, हाँ, बर्फ की जो फैक्ट्रियां होती हैं वो ज्यादातर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनको आइस क्यूब बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर बात आ गई कोल्ड स्टोरेज टैंक की, बात कर रहे थे हम, हाँ, कोल्ड स्टोरेज की। तो ये होता क्या है, बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। देखो, किसान लोग जो खेती करते हैं उसको तुरंत तो बेचना संभव होता नहीं है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने खेती की, फसल हो गई और तुरंत की तुरंत बेच दिया। नहीं, तुरंत नहीं बिकेगा सभी सब्जियां या फल जो भी हैं। तो उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम दोबारा भी बेच सके, वो खराब होने लगेंगी ना, लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए एक ठंडे कमरे में रख दिया जाता है। ठीक है, वो कमरा भी लगभग फ्रिज जैसा ही होता है और इसी थ्योरी पर काम करता है कंडेंसेशन के। अब ये कमरा क्या होता है, इतना ठंडा होता है कि वो हमारे फलों को पकने से रोक देता है। क्यों? फलों में पकने के लिए एक हार्मोन बनता है, या कह सकते हो एक गैस बनती है जिसको हम एथिलीन कहते हैं। एथिलीन गैस की वजह से ही फलों का पकना चालू हो जाता है या सब्जियों का पकना चालू हो जाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो कि सब्जियों का पकना चालू हो जाता है? देखो, प्याज आपने कभी सुना होगा, आपकी मम्मी कहती होंगी कि कभी भी फ्रिज में सब्जियों के साथ प्याज नहीं रखा जाता। नहीं सुने हो तो सुन लो, ठीक है? सब्जियों के साथ कभी भी प्याज नहीं रखा जाता। क्यों? ये प्याज जो होता है वो सब्जियों को बहुत जल्दी फ्रिज के अंदर भी खराब कर देता है। अब कैसे? देखो, प्याज से एथिलीन गैस निकलती है बहुत तेजी से, प्याज से। और फलों में देखो केला। अब एथिलीन गैस कैसी होती है, इसको अगर सूंघो, केले को अगर सूंघो तो काफी मीठी मीठी सुगंध आती है ना, या पके हुए फलों से जो मीठी मीठी सुगंध आती है ना, जो स्मेल होती है, जो मीठी मीठी होती है, ये क्या होता है, एथिलीन गैस की पहचान होती है। अगर आप कोई फल लो, उसको स्मेल करो, अगर मीठी मीठी सुगंध आ रही है तो समझ जाओ कि उसमें से एथिलीन गैस निकल रही है। और उस पके हुए फल को अगर हम किसी कच्चे फल की टोकरी में रख देते हैं, डिब्बे में बंद करके, ताकि एथिलीन गैस उस डिब्बे के अंदर रहे। फ्रिज क्या होता है, एक डिब्बे जैसे ही तो होता है। तो ऐसे में वो जो फल रखा है, वो जो सब्जियां रखी है, वो भी पकना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत तेजी से। ठीक है, इसीलिए अब एथिलीन गैस के असर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं। जो मान लो कच्ची सब्जियां हैं उसको हम फ्रीजर में इसीलिए रखते हैं ताकि एथिलीन गैस उससे ना निकले। लेकिन अगर हम उसके साथ प्याज रख देते हैं तो प्याज पर फ्रीजर का ज्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, तब भी उसमें से एथिलीन गैस निकलती है। इसीलिए सब्जियों को खराब होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है फ्रिज में भी। इसीलिए हमेशा याद रखना। तो अब बात हो गई कूलिंग की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। याद रखो, ये फ्रीजर का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग कस्टमाइज करवाते हैं। जो लोग फ्रीजर, हाँ, खुद से बनवाना चाहते हैं वो लोग इस तरह से लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी मोटी लकड़ी होती है। अब लकड़ी क्यों? लकड़ी काफी अच्छा इंसुलेटर होता है। आपने अगर फ्रीजर देखा होगा अपना फ्रीज, वो तो काफी मोटा होता है। क्यों? अगर उसके ऊपर क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है। ठीक है, मेटल का एक डिब्बा होता है, उसके अंदर एक प्लास्टिक का डिब्बा लगा होता है और उन दोनों के बीच में फोम भरा जाता है। क्या? हाँ, फोम भरा जाता है। अब ये फोम क्यों? क्योंकि वो काफी अच्छा इंसुलेटर होता है, ताकि आपके फ्रिज के अंदर बाहर से टेम्परेचर ना जा सके। ठीक है, और ना ही अंदर का टेम्परेचर बाहर आ सके, ताकि वो आसानी से ठंडा कर सके। इसीलिए जो लोग कस्टमाइज करते हैं फ्रिज को, अपने से खुद से बनाते हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ एक कंप्रेसर लेना होता है, कुछ रेडिएटर लेना होता है और कुछ कॉपर की पाइपें। अब कॉपर की पाइपें क्यों? कॉपर की पाइपें हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर मानी जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कंडक्टर। एल्यूमिनियम की पाइप इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन कॉपर की पाइप बेस्ट होती है इसीलिए। ठीक है, और दूसरी बात, एक डिब्बा चाहिए होता है। अब ये लकड़ी का बना लेते हैं, मोटी लकड़ी का, ताकि वो काफी अच्छा इंसुलेटर का काम कर सके। और इसका इस्तेमाल हम लैब में कर सकते हैं, जो हम फ्रिज बना सकते हैं, है कि नहीं? तो अब आपको समझ में आ गया हो कंडेंसेशन का। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और मजेदार की ओर। दूसरी पॉइंट क्या है, थोड़ा देख लेते हैं ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। अब इसका इस्तेमाल होता है हवा से पानी बनाने में। ये सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन हाँ, हवा से पानी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इस समय पानी काफी मात्रा में मौजूद है, तो हमें इसकी कमी महसूस नहीं होती कि हम हवा से पानी बना लें। लेकिन सोचो, ऐसी स्थान, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है, वहां पर पानी नहीं मिलता, या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पानी के लिए नदी तालाब सूख गए हैं, वहां के लोग कैसे रह रहे होंगे? सोचे हो कभी? उसी के लिए ये तकनीक बनाई गई है, जिससे हम हवा से पानी को बनाते हैं। अब हवा से पानी को कैसे बनाते हैं? देखो,
हवा में पानी की मात्रा मौजूद होती है जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, हवा में मौजूद पानी की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, ठंडा करके हम इससे पानी बनाते हैं। जी हाँ, इसमें एक प्यारी सी इस तरह से मशीन होगी। इस मशीन को वैज्ञानिकों ने बनाया। इसके करता क्या है, बहुत तेजी से हवाओं को, ठीक है, अपने अंदर लेता है और उसको ठंडा कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं ये ठीक उसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आप ठंडा पानी गिलास में ले लो और गिलास को एक टेबल पर रख दो, हम देखते हैं कि गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें जम जाती हैं। क्यों? गिलास में लीकेज था नहीं ना। असल में क्या होता है, आपके आसपास जितनी भी पानी की मात्रा मौजूद है हवा में, वो क्या होता है, जब गिलास से टकराती है तो वो भी ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाता है और पानी जो होगा वो बूंदों के रूप में गिलास के ऊपर जम जाता है। ठीक ये मशीन भी वही करती है। ये क्या करती है, बहुत तेजी से हवा को खींचते हुए अपने अंदर ठंडा करती है। ठंडा करने से हवा में जितना भी पानी है, जितना भी पानी है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और हाँ, ये मशीन भी कैसे बनता है इसके बारे में भी हम बता देंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, लेकिन हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है, जो जब हम इस चैप्टर की कैलकुलेशन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरी तरह से इसको कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनता है और कैसे आप बना सकते हो, तीनों बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो कि इससे पानी इससे हवा से पानी इसी तरह बनाया जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि हवा से पानी बनाए गैस से लिक्विड में, तो ये कंडेंसेशन कहा जाता है। अब अगली बात आ गई है डिस्टिलेशन। जी हाँ, जिसको हम आसवन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि पानी को अगर हम गर्म कर दें तो वो वेपर में बदल जाता है और उस वेपर को दोबारा हम ठंडा कर दें। उसी गैस को हम दोबारा अगर ठंडा कर देते हैं तो ये कंडेंसेशन कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, आसवन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर किया जाता है, पानी को साफ करने में। सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा ना, मम्मी कहती पानी उबाल दो। पानी को उबालने से क्या होता है, उसके अंदर की जो भी मिनरल्स हैं, आप देखे होंगे पानी के नीचे सफेद सफेद कुछ बैठ जाता होगा, जो गंदगी है या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस या जो भी गैसें पानी में डिजॉल्व है वो बुलबुली के रूप में निकल जाती हैं। इससे पानी कुछ हद तक साफ हो जाता है उबालने से, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। पानी में मिनरल्स होते हैं उबालने से, लेकिन अगर लैब में वो पानी इस्तेमाल करना हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस पानी में अभी भी मिनरल्स हैं। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें करते क्या है, एक फ्लास्क में, जी हाँ, एक फ्लास्क में पानी भर लेते हैं, जो भी पानी हमको साफ करना होता है। इसमें एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का मेन काम क्या होता है, उसमें से उसके बीचों बीच से एक पतली सी पाइप जाती है ना। एक बीच से पतली सी पाइप गई होती है जो दूसरे फ्लास्क में यहाँ पर लगी होती है। और इस पाइप, ये पाइप या तो मेटल की होगी, हाँ, और मेटल में कौन से मेटल की, स्टील की होगी, कॉपर की नहीं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर इस मान लो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हम ना कर रहे हैं, ठीक है, हम पानी का इस्तेमाल ना करके अगर किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टील से रिएक्ट ना करे, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और स्टील के चारों ओर एक और पाइप लगी होती है। अब ये मेटल की लगा सकते हो, मेटल की लगाओ, बहुत अच्छी बात है, मेटल की पाइप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पानी इधर से अंदर जाता है और इधर से बाहर जाता है। ठीक है, अब ये पानी अंदर और बाहर जाने की वजह से स्टील की पाइप के अंदर जो भी पानी जा रहा है या जो भी गैस जा रही है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, ठंडा कर देता है, उससे गर्मी को निकाल देता है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी गैस बन रही है वो दोबारा गैस से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। लेकिन इस पानी में जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, वो तो गैस में नहीं बदलेंगी, है ना, वो तो गैस में नहीं बदलेंगी। इसीलिए वो इम्प्योरिटीज हमें नीचे सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है और पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। अब बात आगे से पानी साफ करने में इसका किया जाता है, नहीं, देखो यहाँ पर पानी का ये जो टीडीएस होता है, अब एक और नया शब्द आ गया, टीडीएस। ठीक है, टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है ये भी जान लो। देखो, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्या? पानी में डिजॉल्व मतलब घुले हुए सॉलिड जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी को हम टीडीएस से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा जो पानी साफ करते हैं उसका टीडीएस लगभग 0 होता है, मतलब उसमें पानी में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 0 टीडीएस का पानी है। अब इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है हमारे आरओ में। आपने देखा होगा ना, जब भी आरओ को ठीक करने वाले आते हैं तो वो टीडीएस चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे होते हैं कि पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मात्रा कितनी है। अब ये कितनी होनी चाहिए हमारे पीने वाले पानी में, ये लगभग 300 से 500
के बीच होनी चाहिए। क्यों? पानी में अगर मिनरल्स नहीं होगा तो जो पानी हम पिएंगे वो पानी हमारे किसी काम का नहीं, बल्कि वो हमको नुकसान करेगा। कभी कभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना कि आरओ का पानी पीने की वजह से इनकी तबीयत ही खराब। ये कैसे होती है? असल में जो हमारे प्यारे मूर्ख, हाँ मूर्ख कहना सही होगा, टीडीएस वाले होते हैं, कुछ तो जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे इंसान को टीडीएस मतलब आरओ फिट करवाने के लिए रख लेते हैं कम कीमत के लिए, जिनको आरओ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे लोग जब आरओ की फिटिंग करते हैं, हाँ, तो ऐसे में उसका जो टीडीएस होता है बहुत कम कर देते हैं। अब टीडीएस बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से, क्योंकि पानी में अब मिनरल्स है ही नहीं, तो हम अगर पानी वो पीते भी हैं तो वो मिनरल्स हमारे शरीर में जा ही नहीं रहे हैं। अगर हम खाने से मिनरल्स ले लेते हैं तो हमारी तबीयत सही रहेगी, लेकिन अगर हम खाने से मिनरल्स की मात्रा नहीं ले रहे हैं, शरीर में मिनरल्स की कमी हो गई है, तो वो जो पानी है, मान लो ये वाला अगर हम पानी पी लेते हैं जिसमें मिनरल्स है ही नहीं, तो ये पानी अंदर जाने के बाद हमारी हड्डियों से, जी हाँ, हमारे अंदर जो मिनरल्स मौजूद है थोड़ी बहुत मात्रा में, वो पानी में डिजॉल्व होकर, हाँ, यूरिन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जीरो टीडीएस का पानी पीने से हमारी तबीयत और तेजी से खराब होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मिनरल्स पहले से भी मौजूद है वो भी निकल जाएंगे बाहर। इसीलिए कहा जाता है कि फिल्टर का पानी, आरओ का पानी पीने से तबीयत खराब होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों खराब होती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करो, अगर आपके घर में आरओ लगा है तो 100-200 रुपए का टीडीएस मीटर भी अपने पास रखो, ठीक है। बहुत अच्छे। टीडीएस मीटर से आप चेक कर सकते हो कि कहीं आरओ बनाने वाले ने कहीं आपका टीडीएस के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ इसका इस्तेमाल डिस्टिलेशन में सर ये भी हुआ? नहीं नहीं नहीं, डिस्टिलेशन का इस्तेमाल सिर्फ पानी साफ करने में नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे परफ्यूम बनाना। अब कैसे, ये हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का, उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम आपको डिस्टिलेशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे, बहुत ज्यादा नई नई चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका इस्तेमाल आजकल एक नई चीजों में ज्यादा किया जाता है। अब वो क्या है? वो है अंडर वाटर प्लांटिंग। अब ये क्या बना है? देखो, वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर प्लांटिंग के बारे में आजकल बहुत ज्यादा दिलचस्पी जागी है। क्यों? क्योंकि इस मेथड से हम उस स्थान पर भी प्लांटिंग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए जहां पर जमीन नहीं है, जहां पर जमीन नहीं है। अब अंडर वाटर प्लांटिंग होता है ओशंस में। अब कैसे? ये किस थ्योरी पर है? आप ग्लास को उल्टा करो, ग्लास को उल्टा करो और उसको पानी से भरे बाल्टी में डुबा दो। आप क्या फील होता है आपको? ग्लास के अंदर हवा इकट्ठा हो जाती है जो पानी को अंदर घुसने नहीं देती है कि नहीं? यही थ्योरी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी सी बाउल जैसी, ठीक है, ग्लास की लेयर होती है। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए किया करके देखा जा रहा है ये कितना सक्सेस है, ठीक है। लेकिन इसका भी जो मेन सिद्धांत है वो कंडेंसेशन। वो कैसे? देखो, ओशन के अंदर, हाँ, बड़े से बाउल की तरह, हाँ, ग्लास फ्रेम को डुबा देते हैं, अच्छे से फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर जो किनारे किनारे इसके जो स्लाइडर होते हैं, यहाँ पर वो प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। अब प्लांट को लगाने के लिए, अब ये देखो प्लांट कैसे होते हैं, सब्जियों के पौधे, जी हाँ, जो हम सब्जियां जमीन पर उगाते हैं वो पौधे ये पानी के अंदर उगा रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो बाउल होता है इसके अंदर हवा भर दी जाती है, जिसकी वजह से जो ओशन का पानी होता है सिर्फ यहीं तक रहता है, इसके अंदर नहीं जा पाता। तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो एक तो सांस ले पाते हैं। क्यों? यहाँ पर पाइप लगाकर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, पौधों को पानी चाहिए, ठीक है, तो पानी का इंतजाम कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। अब वो कैसे? देखो, ये जो ऊपर की जो ग्लास होती है ना, हाँ, मतलब ऊपर का जो ये सरफेस एरिया होता है ये ग्लास से बना होता है, ठीक है। अब जब सनलाइट इस ग्लास पर पड़ता है, ठीक है, तो इसके अंदर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। अब टेम्परेचर अधिक हो जाने की वजह से यहाँ पर जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, अब समुद्र के पानी में, ओशन का जो पानी होता है उसमें बहुत ज्यादा साल्ट की मात्रा होती है। हम जानते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट होता है कि नहीं? तो ऐसे में जब ये पानी गर्म होगा तो ये वेपर में बदलेगा, गैस में बदलेगा। अब ये गैस ऊपर ग्लास से टकरा कर दोबारा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। देखो कंडेंसेशन कैसे, ये गैस दोबारा ग्लास से टकरा कर ठंडा हो जाएगा और पानी में बदल जाएगा। अब ये जो पानी होगा कैसा होगा? साफ पानी होगा, पीने लायक। क्यों? क्योंकि उसमें नमक है ही नहीं। अब ये पानी क्या होगा?
अब ये पानी ग्लास से उड़ता हुआ टकराता हुआ सीधे नीचे जाएगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा इस फ्रेम में। और इस फ्रेम में पानी जब इकट्ठा हो जाएगा वही पानी पौधों की सिंचाई के लिए, ठीक है, पौधों के लिए यूज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को अंडर वाटर प्लांटिंग कहते हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा किस तरह से इसी प्रोसेस का इस्तेमाल नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरह की फार्मिंग को डेवलप करने के लिए, नई नई यूनिट्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब माफी चाहेंगे अचानक से वीडियो बीच में रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि वीडियो काफी लंबी थी और उसमें हमने जल्दबाजी में बहुत सी ऐसी चीजें बता दी थी जो आप हाई स्कूल, ठीक है, में पढ़ोगे और सीखोगे, ठीक है, क्योंकि आपके क्लास 9 के टॉपिक के अनुसार जितना भी अभी आप पढ़े हो, जान रहे हो इस टॉपिक में, उतना जरूरी है ना? क्योंकि ज्यादा एडवांस पढ़ा देने का मतलब आपको क्लियर नहीं होगा, है ना? तो अब तक अभी जो आपकी वीडियो में मिला आपको, ठीक है, अगर वो आपको अच्छे समझ में आया हो और क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लिए हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को धुलकर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को धुलकर 15 मिनट के लिए आराम कर लें। क्यों? क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।